हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कोरोना वायरस के केसेस लगातार दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले तो ये रेट बहुत ही कम था, कुछ 200 लोग या फिर 300 लोग प्रतिदिन बढ़ रहे थे। फिर धीरे धीरे 6000 5000 ऐसे करके बढ़ा केस। फिर आप अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ आप देख पा रहे हैं कि 27,000 28,000 केसेस रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज हम कोरोना वायरस एपिडेमिक को मॉडल करने वाले हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे हम SIR मॉडल के थ्रू। तो यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ससेप्टेबल पीपल, I स्टैंड्स फॉर इन्फेक्टेड एंड R स्टैंड फॉर रिकवर्ड। तो जैसा कि यहाँ पे 3 इक्वेशंस हमारे बनेंगे, ठीक है। 3 इक्वेशंस में सबसे जो पहला इक्वेशन है हमारा वो है ST का। तो ये आप देख पा रहे हैं कि एक सर्टेन पर्टिकुलर टाइम टी पे जो हमारे लोग ससेप्टेबल होंगे, ससेप्टेबल बोले तो जिन लोगों को चांसेस हैं कि उन वो एक्सपोज हो वायरस से और उन कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हो जाएं, ठीक है। और अगला जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो बनेगा IT का। तो ये IT क्या हुआ? तो ये इक्वेशन देगा हमारा जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। और तीसरा है रिकवर्ड लोगों का इक्वेशन, ठीक है। तो एक सर्टेन टाइम पे अगर हम इसको एक इक्वेशन में फ्रेम करना चाहें तो हम देखेंगे कि ये इक्वेशन हमारा बनेगा। ये इक्वेशन जो हमारा है, एक सर्टेन टाइम पे नंबर ऑफ ससेप्टेबल, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लस नंबर ऑफ रिकवर्ड पीपल, ठीक है। तो जो रेट है चेंज होने की, मतलब अगर शुरुआत में हम देखें कि बहुत ज़्यादा लोग थे तो धीरे धीरे कुछ लोग इन्फेक्ट होना चालू किए, तो जो हेल्दी लोगों का पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट अब इन्फेक्ट होंगे, मान लो एक दिन में 100 लोग इन्फेक्ट होते हैं 1000 में, तो अगले जो 900 लोग होंगे वो थोड़े कम होंगे 1000 से, और वो लोग अब एक्सपोज होंगे इन्फेक्ट होने के। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जो लोग एक्सपोज होने वाले हैं उनका नंबर कम हो रहा है, तो जो रेट है वो नेगेटिव होगा। तो यहां आप देखो ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ ससेप्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिक्रीजिंग। ये हमारा A स्टैंड्स करता है ये A हमारा स्टैंड करता है कोफिशिएंट ऑफ इन्फेक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ इन्फेक्शन क्या हुआ? तो ऐसा होता है जनरली कि अगर 100 लोगों का पॉपुलेशन है तो उसमें एक रेशियो होता है, या फिर बोल सकते हैं कोफिशिएंट होता है 0.2 या फिर 0.3। वो हमेशा आप देखेंगे किसी भी रीजन में आप देखेंगे ऐसा कि उतने ही लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। मतलब 100 में से अगर 2% लेते हैं तो 2 लोग इन्फेक्ट होंगे। तो ऐसे ही हम लोग एक कोफिशिएंट लेते हैं इन्फेक्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये जो अल्टीमेटली जो हमारा चेंज ऑफ ससेप्टेबल होगा वो धीरे धीरे घटेगा, ठीक है। I माइनस नेगेटिव ASI ये हमारा हुआ। और दूसरी चीज, तो इन्फेक्टेड लोग हैं, अब तो ससेप्टेबल लोग थे, अब अगर इन्फेक्टेड लोगों की बात करें तो वो भी रेट हमारा ऐसे करके डिराइव होगा di/dt इजकल टू ASI माइनस BI। यहां पे जैसा कि हमने बताया A है कोफिशिएंट ऑफ इन्फेक्शन और यहां B है कोफिशिएंट ऑफ रिकवरी, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अगर एज अ जनरल 100 लोग इन्फेक्ट हुए हैं उसमें से कुछ लोग रिकवर भी करते हैं, और जनरली ये एक कांस्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को अगर मैप करें तो ये एक कांस्टेंट होता है। तो मान लेते हैं वो भी 0.3 है या फिर 0.5 है। जनरली ये जो रेशियो होता है रिकवर का वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं अगर हम लोग ये रेशियो अगर ज़्यादा हुआ तो ये टर्म मेरा रिड्यूस होगा अल्टीमेटली। तो ये जो इन्फेक्शन का रेट है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं अल्टीमेटली। इसको अगर हम लोग एक मॉडल के तौर पे अगर मॉडल करें उसको मॉडल के तौर पे, तो हम देखेंगे कि अगर हम एक बकेट लेते हैं यहाँ पे जहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है,
ठीक है। तो कुछ लोग इस पॉपुलेशन से इन्फेक्ट होंगे जो कि इस बकेट में जाएंगे। यही होगा ना कि यहाँ पे जो लोग हैं उन्हीं लोगों में संभावना है कि वो लोग इन्फेक्ट हुए, ठीक है। और कुछ लोग जो कि ये जो इन्फेक्शन का रेट जो भी हमारा ए था, कुछ भी हुआ 0.3 या 0.2 एनीथिंग लाइक दैट, अब देखते हैं कि इन्फेक्टेड लोग ही हैं वो जिनसे अब लोग रिकवर हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो टोटल पॉपुलेशन है उससे लोग रिकवर होंगे, इन्फेक्टेड लोग उसी जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हीं से कुछ लोग रिकवर होंगे। तो ये जो अमाउंट है ये इससे कम होगा, लेकिन ये जो अमाउंट है अगर इससे ज़्यादा हुआ, मतलब अगर हम एक पैंडेमिक कर्व को फ्लैट करना चाहते हैं तो हम पाएंगे कि अगर हम इसको ज़्यादा करें, मतलब रिकवरी को ज़्यादा करें और इन्फेक्टेड पीपल को कम करें, तब जाके कहीं हमारा कर्व फ्लैट होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो पैरामीटर्स है जिस पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी पैंडेमिक को कितने समय के बाद रोक सकते हैं, वो डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर्स पे। जैसा कि हमने बताया, वो पैरामीटर्स है कोफिशिएंट ऑफ इन्फेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिकवरी, और जो शुरुआत में जितने लोग थे जो कि ससेप्टेबल थे, जिनको होने की संभावनाएं थी कोरोना वायरस। तो इन पैरामीटर्स को अगर हम लोग कंट्रोल करें तो हम देख पाएंगे कि जो हमारा रिकवरी है वो रिड्यूस हो। अब आप पूछेंगे कि हम रिकवरी को रिड्यूस क्यों करना चाहते हैं। तो जो भी हमारे 3 इक्वेशंस थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ ससेप्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू -a/si, जो कि a हमारा कोफिशिएंट ऑफ इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए इनिशियली जो है ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस को हमने प्लॉट किया है। तो पहली चीज़ जो हमारी आती है वो ससेप्टेबल का चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए जो भी हमारा पहले इनिशियल जो भी पॉपुलेशंस होंगे उसमें से कुछ लोग इन्फेक्ट होंगे, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ ससेप्टेबल कम होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये रिड्यूस हो रहा है समय के साथ साथ। ये टाइम हमने इधर प्लॉट किया है, ये धीरे धीरे रिड्यूस होगा, ओके। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये रेट ऑफ इन्फेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, धीरे धीरे इन्फेक्टेड लोग बढ़ेंगे नंबर में और उनका रेट भी इंक्रीज होगा। तो ये हमने यहाँ पे प्लॉट किया, धीरे धीरे लोग इंक्रीज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है एक तरह से, वो डिपेंड किस चीज़ों पे करता है? वो डिपेंड करता है हमारे कोफिशिएंट ऑफ इन्फेक्शन पे, ससेप्टेबल पीपल पे और इन्फेक्टेड पीपल के तीनों के मल्टीप्लिकेशन पे। और इसमें से रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिकवरी इनटू इन्फेक्टेड पीपल। तो ये टर्म को अगर हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं तो रिकवरी रेट को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा रिकवरी रेट को, और इन्फेक्शन का रेट को डिक्रीज करना पड़ेगा। तब जाके जो ये चेंजेस है, ये बदलाव जो है ये कम होंगे। तो अगर ये टर्म थोड़ा रिड्यूस होगा तो ये चेंजेस कुछ इस तरह से हमको दिखेंगे, एकदम अब्रप्ट चेंज नहीं होगा, तो धीरे धीरे चेंज होगा, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर रिकवरी रेट को अगर हम देखें तो ये हमारी रिकवरी रेट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि RI है, ओके। तो हमने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि हमें कर्व को फ्लैट करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक इक्वेशन मैंने लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के साथ साथ जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनका रेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लॉट करें हम लोग तो आता है I इंटू ब्रैकेट A(S0 - B), और फिर अगर हम इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आता है, फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू e⁻ A(S0 - B) इंटू t इन एनी टाइम, ओके। तो हम देखेंगे कि हमारा, अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी टाइम t पे निकालने के लिए कि कितने लोग इन्फेक्ट होंगे, तो ये जो कोफिशिएंट है वो हमारा आगे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो मेरा मेन फोकस है कि ये जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग को रिड्यूस करना है, ठीक है। ये टर्म कहाँ से रिड्यूस हो? या तो इन्फेक्शन को हम लोग रिड्यूस करें रेट को,
या फिर रिकवरी रेट को इंक्रीज करे। तो ये टर्म कहीं ना कहीं जाके ओवरऑल टर्म आईटी का इक्वेशन कम आएगा। तो क्या क्या तरीके हैं जिससे हम, जैसे हमारी गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है अभी कि हमें इन्फेक्ट लोगों से कम मिलना है या फिर हमें मेडिकल फैसिलिटी बढ़ानी है। ओके, एक सर्टेन पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं हमें मालूम रहता है कि इतने लोग इन्फेक्ट होने वाले हैं। जैसे कि अगर स्पेनिश फ्लू की बात करें जो कि 1918 में हुई थी, तो हम उससे कुछ सीख सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसा था कि टोटल पॉपुलेशन के 27% तक लोग इन्फेक्टेड हुए थे कोरोना स्पेनिश फ्लू से। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा कोरोना वायरस है उससे भी उतने ही लोग या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं इन्फेक्ट होंगे। लेकिन जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड रिड्यूस करने से क्या क्या फ़ायदा होगा हमें? अगर हम टाइम पीरियड को रिड्यूस कर मतलब इंक्रीज करते, टाइम पीरियड को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जितने भी लोग हमारे इन्फेक्ट हो रहे हैं इस एरिया में, ओके, अगर इसकी बात करें तो लोग, तो हमें पता है कि एक सर्टेन पॉपुलेशन इन्फेक्ट होने वाली है। लेकिन अगर वही पॉपुलेशन एक महीने में इंक्रीज हो जाए या फिर इतना पॉपुलेशन एक महीने में ही रीच कर जाए, तो जो लोड पड़ता है हमारे मेडिकल स्टाफ्स पे या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ हम इतने कम टाइम में अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इन्फेक्शन कम हो, लोगों का एक दूसरे से मिलना कम हो, ताकि हमें और भी ज़्यादा समय मिल जाए इस चीज़ों को, मतलब ये जो टाइम पीरियड है इसको बढ़ाने के लिए। तो इस टाइम पीरियड को बढ़ाने से मेडिकल जो स्टाफ्स है या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ है या फिर जैसे वैक्सीन कुछ दिनों में आने वाली है, तो किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी कंट्री को एक टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा जिसमें वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें अल्टीमेटली, जिससे मतलब हम अच्छी तरह से डील कर सकते हैं किसी भी तरह के पेंडेमिक को। तो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा सुनने में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? फ्लैटनिंग ऑफ कर्व, हम बोलते हैं कि कर्व को फ्लैट करना है, कोरोना वायरस आ रहा है, कर्व को फ्लैट करना है तो कम लोग इन्फेक्ट होंगे। तो आइए हम समझते हैं फ्लैटनिंग ऑफ कर्व होता क्या जनरली। तो देखिए आप, शुरुआत में जब फर्स्ट केस नोटिस हुआ था या फिर रिपोर्ट हुआ था फर्स्ट केस, तो उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि लोगरिथमिक स्केल पे, जैसे कि आप जानते हैं लोगरिथमिक स्केल किसी भी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होके बढ़ता है। बोले कि जैसे हमारा केसेस लोगरिथमिक स्केल में बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे कुछ केसेस शुरुआत के दिनों में कुछ कम केसेस होते हैं, फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, उसके बाद एक पीक आता है अल्टीमेटली, जो कि ये है, ये पीक वो टच करता है, उसके बाद धीरे धीरे केसेस रिड्यूस होना चालू करते हैं। तो एक किसी भी पैंडमिक में ये जो ग्राफ है ये हमेशा इस तरह का ही रहता है, इसको बेल कर्व ग्राफ बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग का पर्पस क्या है? तो पर्पस जो है वो है कम लोगों को इन्फेक्ट होना, या फिर बोल सकते हैं कि ज़्यादा लोग ना मरे। तो इस पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश करता है फ्लैटनिंग ऑफ कर्व। तो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व से हम ये समझते हैं कि जितने भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो इन्फेक्ट तो हों, अब हम उनको नहीं अगर रोक पा रहे हैं या फिर वैक्सीन आने में अभी टाइम है, तो अगर हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं तो एक चीज़ तो हम लोग कर सकते हैं कि जो ड्यूरेशन है, अगर एक महीने में हमारे पूरे जितने भी लोग इन्फेक्ट हुए थे उनको हम बढ़ा के 5 महीने या फिर 6 महीने करते हैं। तो बेसिकली इससे होगा क्या? इससे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होने के लिए टाइम मिल जाएगा, हमें सोचने का टाइम मिल जाएगा। अगर जैसे आप जानते हैं कि कोरोना वायरस एक नया फैमिली ऑफ वायरस था जिसके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं था, तो अगर हमें कुछ ज़्यादा टाइम मिलता है तो उसके बारे में हम कुछ रिसर्च कर सकते हैं। जैसे पहले एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था कि हमें कोरोना वायरस में मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे WHO की रिपोर्ट आ रही है, तो उन्होंने बोला कि मास्क पहनना रिड्यूस कर देता है इन्फेक्शन रेट को। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चली। उसके बाद कैसे कैसे हम कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। ये तो जैसे जैसे किसी भी वायरस, अगर नया वायरस कोई भी कंट्री में आया है तो उसको स्टडी करने में जो टाइम लगता है, उसी से हम लोग उसको टैकल करने के लिए नए नए मेजर्स अपनाते हैं। मतलब उस मेजर्स को डिस्कवर करने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए होता है, बस वही टाइम
ज़रूरी होता है, जिसके कारण हम कर्व को फ्लैट करते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि 1 महीने में इतने केसेस हुए थे पहले, तो 1 महीने में लोगों को बहुत कम टाइम मिलेगा रिएक्ट करने के लिए। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना वायरस है एक्चुअली, या फिर रिपोर्ट जैसे जैसे न्यूज़ चैनल हम लोग को बता रही है, जैसे जैसे हम लोग को पता चल रहा है कि अलग अलग देशों में किस प्रकार से रैंडमली, या फिर जिसको बोल सकते हैं एकदम हज़ार्ड मैनर में केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी हमको पता है। लेकिन आज से अगर आप देखें कि मार्च के महीने में हमें कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में, तो इतने कम समय में हम वायरस को टैकल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, या फिर लोगों को अवेयर करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। वही टाइम हमको फ्लैटनिंग ऑफ कर्व से मिलता है। और देखिए, तो ये जो लोग थे, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपुल, वो इन्फेक्ट तो होंगे ही, लेकिन उस टाइम को हम इंक्रीज कर देंगे। मान लीजिए ये 1 मंथ था, उसको हम इंक्रीज करके 5 मंथ्स कर दिया, ठीक है। तो ये होता है फ्लैटनिंग ऑफ कर्व। और ये लाइन आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो लाइन है ना, अगर आप देखिए ये हेल्थ केयर सिस्टम की लाइन है, ओके। तो पहले ये लाइन यहाँ पे थी, पहले ये लाइन एक जनरल केसेस में, ये जो लाइन है, ये लाइन डिनोट करती है हमारा कि हमारे देश में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने मेडिकल स्टाफ्स हैं, या फिर हमारे फैसिलिटी कितनी अच्छी है मेडिकल की, या फिर कितने जल्दी लोग रिकवर कर रहे हैं। तो ये वो लाइन है। तो इस लाइन को अगर हम चाहें तो इसको रिड्यूस करेंगे, या फिर इसके रिड्यूस तो नहीं कर सकते हैं जनरली, लेकिन इसको हम चाहेंगे कि जहाँ पे भी इनिशियली है उससे वो इंक्रीज हो, ताकि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं वो धीरे धीरे और भी थोड़ी ज़्यादा टाइम में इन्फेक्ट हो। तो जैसा कि आज मैंने एक्सप्लेन किया डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू, SIR मेथड, जो कि किसी भी पेंडेमिक को प्लॉट करने का तरीका है, उससे मैंने बताया आपको कि किसी भी पेंडेमिक को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा हमने सीखा कि फ्लैटनिंग ऑफ कर्व क्या होता है, किस तरह से हम कर्व को फ्लैट कर सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए प्रिपेयर करने के लिए पैंडेमिक को। तो आज जो मैंने आपको बताया, अगर आपको ये अच्छा लगा या फिर पसंद आया तो एक थम्स अप दीजिए। और अगर आप इससे कुछ और समझना चाहते हैं या फिर कहीं आपको डाउट है तो कमेंट में लिखिए। श्योरली मैं अगली वीडियो में आपको इससे अच्छा या फिर कुछ अलग इसी से रिलेटेड बताऊंगा। थैंक यू।